डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस के लिए हैं। और इसमें सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ एमसीक्यूज लेंगे। तो ये मैं इसमें 2-4 लेक्चर्स बनाऊंगा तकरीबन, और जिसमें तकरीबन हर एक यूनिट पे मैं और हर एक टॉपिक पे मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। यहाँ पे ये एमसीक्यू इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक पूछ रहा है कि डीएक्टिवेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू इमिशन व्हाइल प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एब्जॉर्प्शन। ये बात सही है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो लाइट इमिट करता है, लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी प्रमोट होता है, तब वो एब्जॉर्प्शन करता है। इसी तरह से कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेड एंड ब्लू कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल कलर। ये भी बात सही है कि ये दोनों अगर मिल जाए तो पर्पल कलर बन जाता है। इसी तरह से व्हेन लाइट ग्रीन इज एब्जॉर्ब्ड द डिफरेंस इन एनर्जी इज, यानी फ्रॉम ई नॉट टू ई डैश, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। ये भी ऑलमोस्ट सही है। तो इसका मतलब अगर जनरली क्या होता है, जब दो सही होते हैं तो तीसरा भी सही ही होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ऑल आर करेक्ट, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसके बाद में पूछ रहा है कि नियर अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है, नियर अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरली लाइज बिटवीन। नियर अल्ट्रावायलेट पूछा है कि ये कौन सी रेंज में रहता है, तो हम कहते हैं कि 200 to 400, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है 200 to 380। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, 200 to 400 नैनोमीटर। इसके बाद में पूछ रहा है कि फॉर अल्ट्रावायलेट का क्या है। फॉर अल्ट्रावायलेट और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट जिसे आप कहते हैं, तो वो रहता है 10 से लेके 200 नैनोमीटर, यानी इसके बिलो 200 की बिलो वाले रेंज में रहता है, ठीक है। तो इसके लिए ए ऑप्शन ही सही है। उसके बाद में पूछ रहा है कि फॉर आईआर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली लाइज, ये फॉर आईआर जो है ये कौन सी रेंज में रहता है, तो ये रहता है जनाब 50 to 1000 माइक्रोमीटर रेंज में रहता है, ठीक है, फॉर आईआर, ठीक है। नियर के बाद मिड के बाद में फॉर आईआर, तो ये वाला रीजन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में पूछ रहा है माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरली लाइज बिटवीन। माइक्रोवेव जो रीजन है उसका वेवलेंथ कितना रहता है, वो रहता है 0.1 to 100 सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट है, तो ये वाला सही ऑप्शन है इसके लिए। उसके बाद में रेडियो वेव रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम जनरली लाइज बिटवीन। रेडियो वेव्स का पूछ रहा है कि कौन से रीजन में रहता है, तो मैं कहूँगा 1 to 100 मीटर, ठीक है। ये आपको थोड़े से याद भी रखने पड़ेंगे, ये रीजन्स, इनकी वेवलेंथ्स वगैरह, तो इतना याद रख लेना, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा आसान भी है, मैं कहूँगा कि 0.1 to 100 सेंटीमीटर में रहता है माइक्रोवेव, और 1 to 100 मीटर में रहता है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको इस तरह से। उसके बाद में पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ माइक्रोवेव्स। फ्रीक्वेंसी लिमिट ये आसान है, ये एक स्केल है, उसके ऊपर आपने पढ़ा होगा, तो वो स्केल अगर आप याद रखेंगे तो उसके ऊपर आप जल्दी पहचान सकते हैं कि कौन सा रीजन किसके लिए आता है, यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी रेडिएशन के लिए आती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि माइक्रोवेव रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो कहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, 10⁻11 to 10⁸ और इसके बाद में माइक्रोवेव के बाद में आता है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स का आता है 8 से बिलो 8 से लेके 5 तक, ठीक है। तो 3 पावर हम कम कर देते हैं। मान लीजिए लोअर रेंज से हायर रेंज, जैसे 11 से 3 कम कर दो 8, यहाँ पे 8 से 3 कम कर दो तो 5 आ जाता है, ठीक है। ये जनरली हम इस तरह से याद रखते हैं। उसके बाद में पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है द एटम्स इन द मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट एंड रोटेट विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर। ये बात सही है। मॉलिक्यूल में एटम्स जो है वो रोटेट भी करते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर। उसके बाद में पूछ रहा है कि दीज वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस हैव डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स। ये भी बात सही, इनकी डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती है। बट और ऑफ क्या पूछ रहा है, और ऑफ लोअर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर
लेवल्स इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये भी बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, इसकी एनर्जी डिफरेंस, उसके बाद में वाइब्रेशन, उसके बाद में रोटेशन रहता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये सही स्टेटमेंट है। फिर ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रिक्वायर द मोस्ट एनर्जी एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस रिक्वायर द लीस्ट एनर्जी फॉर ट्रांजिशन। ये भी बात सही है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ऑल आर करेक्ट, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो मैं कहूँगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है ये कि स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्पीशीज अपीयर्स टू बी ब्रॉड। ये बात सही, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ना फाइन रहता है, जबकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो ब्रॉड रहता है। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्पीशीज इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। ये भी बात सही है, उसको हम बैंड स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। और अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन वेपर्स ले लूँ तो वो भी क्या आएगा, वो भी बैंड स्पेक्ट्रम ही आएगा, क्योंकि बेंजीन में डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स रहते हैं, डिफरेंट तरह के वाइब्रेशंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो जाते हैं, तो वहाँ पे बैंड स्पेक्ट्रम ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा फिर इसके लिए जो सही आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों करेक्ट है, मैं कहूँगा ऑल आर करेक्ट। उसके बाद में पूछा है कि एब्जॉर्बिविटी ऑफ है स्पीशीज डिपेंड्स ऑन। एब्जॉर्बिविटी वेवलेंथ और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक, तो इसके बाद में फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स और अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। इनमें पूछा है कि पर्टिकुलर स्पीशी फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्पीशी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। इनमें से कंसंट्रेशन का फंक्शन कौन सा है, यानी कंसंट्रेशन पे कौन डिपेंड करता है। ठीक है, देखो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, परसेंट ट्रांसमिशन कम होगा जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और ट्रांसमिशन कम होगा जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये सभी के सभी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, यानी दीज आर फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, फिर पूछना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन आर डिफाइंड इन मैनी यूनिट्स। ये बात सही है। ठीक है, और क्योंकि कंसंट्रेशन के अलग अलग यूनिट्स रहते हैं, पाथ लेंथ के भी अलग अलग यूनिट्स लेते हैं। ठीक, इसके बाद में एब्जॉर्बेंस इज अ डायमेंशनल लेस नंबर। ये बात भी सही है, क्योंकि एब्जॉर्बेंस का कोई डायमेंशन नहीं रहता है, डायमेंशन लेस रहता है। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है कि एब्जॉर्बिविटी हैज़ एन इनवर्स यूनिट्स ऑफ पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन। ये भी बात सही, क्योंकि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ना, ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो मैं कहूँगा ऑल आर करेक्ट। राइट, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एब्जॉर्बेंस इज डायमेंशनलेस, एब्जॉर्बिविटी हैज इनवर्स यूनिट्स ऑफ पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन। तो ये मुझे लगता है कि तीनों पॉइंट्स जो ये सही है, और इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी करेक्ट। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट में से सबसे पहला स्टेटमेंट, एन इंफ्रारेड डिटेक्टर विच रेस्पॉन्ड्स टू हीट चेंज इज मोर एफिशिएंट देन फोटो सेल। ये पहला पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है फोटो सेल डिटेक्टर इज मोर यूजफुल इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। देखो ये स्टेटमेंट जो ये भी सही है, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि ये वाला जो है ना ये ज़्यादा सेंसिटिव रहता है एज कम्पेयर टू फोटो सेल। और तीसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है ऑल दी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑप्टिकल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ये बात सही है, क्योंकि ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे तो लाइट पास कहाँ से होगी, फ्रॉम सोर्स अप टू डिटेक्टर। तो ये बात भी सही है, यानी ये पॉइंट भी सही है। तो इसका मतलब ये तीनों जो है ना, तीनों स्टेटमेंट्स सही है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोर्स यूनिट्स यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
सोर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट, सोर्स यूनिट जो है यानी सोर्स, लाइट सोर्स का, उसके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला ये पूछ रहा है कि द इमिटेड सिग्नल मस्ट बी कंटिन्यूस रेडिएशन इन द रीजन। ये सही है क्योंकि ये कंटिन्यूस रहनी चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस ज़रूरी है। और दूसरा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि इट मस्ट बी स्टेबल, स्टेबल भी होनी चाहिए ताकि ये डिटेक्टर तक पहुंच जाए। द सोर्स मस्ट इमिट ए मेजरेबल सिग्नल थ्रू आउट द रीजन। मेजरेबल सिग्नल मिलनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम पूरी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, तभी हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो मैं बोलूँगा कि ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है ए मोनोक्रोमेटर यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ। मोनोक्रोमेटर एक बड़ा यूनिट है, बॉक्स मान लीजिए, उसमें एक तरफ से स्लिट के थ्रू लाइट आती है, फिर प्रिज्म या ग्रेटिंग के थ्रू ये लाइट डिफ्रैक्शन हो जाती है, स्प्लिटिंग होती है लाइट की, उसके बाद में एग्जिट स्लिट से बाहर हम निकालते हैं। तो उस पूरे यूनिट को हम कहते हैं, ये है जनाब मोनोक्रोमेटर यूनिट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मोनोक्रोमेटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए फोकसिंग लेंस, ये भी बात सही है, एंड एंट्रेंस स्लिट, ये भी, और डिस्पर्सिव यूनिट यानी डिस्पर्शन जहाँ पे होता है, डिफ्रैक्शन नहीं डिस्पर्शन, डिस्पर्शन यानी डिस्पर्शन ग्रेटिंग है हमारे पास में या प्रिज्म, और एन एग्जिट स्लिट। तो मैं बोलूँगा कि ऑल आर करेक्ट, इसका ऑप्शन आएगा ई, ऑल आर करेक्ट, इसमें सब कुछ चाहिए ये, ठीक। इसके बाद में मोनोक्रोमेटर्स यूज फिल्टर्स सच एज कलर्ड गिलास, इंटरफेरेंस फिल्टर्स and solution filters, but most popular methods of producing monochromatic radiation are by prism and grating। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी और एक शार्प वेवलेंथ मिलती है हमें, ठीक है, जबकि बाकी जो ना ये फिल्टर्स वगैरह इससे ब्रॉड रेंज मिलती है। तो फिल्टर्स नॉर्मली प्रोड्यूस ए ट्रांसमिट वेवलेंथ ऑफ रिलेटिवली लार्ज स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि सम एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द फिल्टर एज ए रिजल्ट ऑफ विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम इज रिड्यूस्ड, ये भी बात सही है। द प्रिज्म्स एंड ग्रेटिंग्स कैन बी यूज्ड टू स्कैन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम व्हाइल द फिल्टर्स इज यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्प्शन एट वन वेवलेंथ, ये भी बात सही है। प्रिज्म एंड ग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड्स मोर डिटेल्स in the spectrum and linear absorbance response over the large concentration region, ये भी बात सही है। तो मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रिज्म सेपरेट वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये हम सब जानते हैं, ये हमने 10th में पढ़ा है और ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एज ए फंक्शन ऑफ वेव लेंथ, ये भी बात सही है, हमने रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि डिस्पर्शन जो होता है लाइट का, उसके बाद में सेपरेशन बिटवीन टू वेवलेंथ्स एट हायर एनर्जी इज लेस फॉर टू वेवलेंथ्स ऑफ लोअर एनर्जी, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब इसमें ऑल आर करेक्ट आएंगे, ठीक। इसके बाद में पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज हीट डिटेक्टर्स। हीट डिटेक्टर्स कौन से, देखो थर्मोकपल जो है ये भी हीट डिटेक्ट करता है, थर्मिस्टर, थर्म जो है मीन्स हीट, ये भी, और थर्मोपाइल भी ये भी यूज होता है। अब बोलोमीटर जो है ये भी यूज होता है, बोलोमीटर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये भी यूज होता है इसमें। इस तरह से गोले डिटेक्टर जो रहते हैं वो भी यूज होते हैं हीट डिटेक्शन के लिए। तो मैं बोलूँगा फिर ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फोटोन डिटेक्टर्स। फोटोन डिटेक्टर्स कौन कौन से, यानी यूवी विजिबल लाइट जो है उसमें फोटोन जो डिटेक्शन होता है वो कौन कौन कर सकता है। इसके लिए ऑप्शन दिया है, सबसे पहले फोटो मल्टीप्लायर्स, उसके बाद में लेड सल्फाइड सेल, ठीक है। देखो ये भी यूज़ होते हैं फोटोन डिटेक्शन के लिए, ये भी यूज़ होते हैं, बैरियर लेयर सेल भी होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट भी होते हैं। तो मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट। उसके बाद में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये करेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद में करेक्ट फॉर फोटो कंडक्टिविटी सेल। फोटो कंडक्टिविटी सेल के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है।
They operate on principle of an increase in conduction ratio due to impinging radiation energy. Beryllium cell and PBS cell belong to this class. ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इसमें जो ये स्टेटमेंट्स है ना ये वाले, these are used in visible near ultraviolet, ये सब सही है, ठीक है। चलो, तो which of the following detectors are not able in infrared region? IR के लिए कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती, कौन सा डिटेक्टर यूज़ नहीं होता? देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फोटो मल्टीप्लायर जो वो IR के लिए हम यूज़ नहीं करते, फोटो मल्टीप्लायर। दूसरा, फोटोग्राफिक प्लेट भी हम यूज़ नहीं करते। तो B और C जो है ये दो आंसर्स आएंगे इसके, ये दोनों इसमें यूज़ नहीं होते, ठीक है, दोनों यूज़ नहीं होते इसमें। जबकि गोले सेल और थर्मोकपल जो वो IR डिटेक्टर के लिए तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद में पूछ रहा है कि फोटो मल्टीप्लायर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड देयर रेस्पॉन्स टू रेडिएशंस इन दी स्पेसिफिक, एक मिनट, ये इन दी स्पेक्ट्रल रेंज है, ठीक है, स्पेक्ट्रल रेंज। फोटो मल्टीप्लायर्स पूछ रहा है कि आर वेरी सेंसिटिव एंड इन देयर रेस्पॉन्स टू रेडिएशन इन स्पेक्ट्रल रेंज, इन्हें कौन से रेंज में सबसे ज़्यादा ये सेंसिटिव है? तो मैं कहूँगा कि जो ये वाला रेंज आता है 1000 to 12,000 एंगस्ट्रॉम, ये वाला मुझे लग रहा है कि ये सबसे सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद में पूछा है कि न्यूमेटिक सेल इज बेस्ड ऑन टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन डिटेक्टर इज वेरी सेंसिटिव एंड यूजफुल इन द रेंज of 0.8 to 1000 micrometer. Which of the following is pneumatic cell? ये न्यूमेटिक सेल पूछ रहा है कि इनमें कौन सा है। देखो, फोटोवोल्टिक सेल और फोटो मल्टीप्लायर नहीं है, ये दोनों नहीं है, लेकिन गोले सेल जो है ये गोले सेल इसमें आता है। गोले सेल जो ये न्यूमेटिक सेल में आता है, ठीक है, क्लियर, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल कौन सी है इसमें? तो बेरल लेयर सेल जो है वो फोटोवोल्टिक सेल है, बेरल लेयर सेल, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बैथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स शिफ्ट टू लोअर फ्रीक्वेंसी, बैथोक्रोमिक, ये बात सही है। हायर वेवलेंथ या लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ अगर शिफ्ट हो जाए उसे कहते हैं बैथोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स शिफ्ट टू हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर वेवलेंथ, ये भी बात सही है, इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मीन्स एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी बात सही है। और हाइपोक्रोमिक मीन्स डिक्रीज इन इंटेंसिटी, ये बात सही। तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट। तो फिलहाल आज इतना ही, अभी जो है ना इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा मैं क्वेश्चंस की, तो फिलहाल ये पढ़ लो, तब तक के लिए वेट करो, ठीक है।